दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कि देश में क्या एक बार फिर दलित राजनीति करवट बदल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, भीम आर्मी के अध्यक्ष और आज समाज पार्टी के सर्वा मुखिया चंद्रशेखर क्या मायावती की जगह लेने जा रहे हैं या देश की दलित राजनीति में चंद्रशेखर क्या मायावती की जगह ले पाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर इन दो बड़ी पार्टियों के अलावा भाजपा और कांग्रेस जिनमें मुख्य मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर बसपा के साथ साथ चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है और उन्होंने समझौता किया है हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ। जो रिपोर्टें मीडिया में आ रही हैं उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि पूर्वी राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और बड़ी ताकत से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। हालांकि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेंगे तभी पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी आज़ाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज समाज पार्टी पर हम कोई ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की उपस्थिति से मायावती घबराई हुई हैं और उनके सपोर्टर, मायावती स्वयं, उनके कैडर के लोग चंद्रशेखर के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वो जितने आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के हाथों बिक गया है या विपक्षी दलों के हाथों बिक गया है या फला के हाथों बिक गया है, तो दोस्तों एक तरफ तो मुरैना की एक जनसभा में बसपा के कन्वीनर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये कहते हैं, ये चंद्रशेखर कौन है, मैं तो नहीं जानता। अरे भाई, आप चंद्रशेखर को नहीं जानते तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो, उस पर भयंकर आरोप क्यों लगा रहे हो कि उस पार्टी से मिल गया, उससे मिल गया, उससे करोड़ों ले लिए, उससे ये ले लिए, उससे फला कर दिया। जब आपकी नज़र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है और आप कह रहे मैं जानता तक नहीं, तो फिर मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसा लगता है कि भारत की दलित राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है, नई करवट ले रही है। मैं इसके बारे में 1 मिनट में बैकग्राउंड फ्लैशबैक में जाऊंगा। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़े उनके नेता हैं, उनके मसीहा हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों के लिए प्रावधान संविधान में किए, उसी का नतीजा है कि आज ये समाज के वर्ग कुछ तरक्की कर सके, वो भी आम समाज की तरह समाज में रहने लगे हैं, नौकरियों में जाने लगे हैं, हर जगह डॉक्टर, इंजीनियर, नेता ये दिखने लगे। लेकिन जब 1956 में बाबा साहब का निधन हुआ तो उसके बाद या उससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर की काट के लिए बाबू जगजीवन राम को खड़ा किया गया था और उनकी मृत्यु तक, यानी जब
80 के दशक में बाबू जगजीवन राम की मृत्यु हुई तो वो वैक्यूम आया दलित राजनीति में। जब तक बाबू जगजीवन राम थे तो उन्होंने दलितों की राजनीति के वैक्यूम को भरा हुआ था और दलित उनके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु 80 के दशक में हुई, शायद 84-85 के आसपास जो हुई थी, मुझे सन याद नहीं है, तो उसके बाद जो वैक्यूम हुआ उसकी जगह काशीराम जी की पार्टी बसपा ने लिया और उनकी जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, वो सारा का सारा कैडर बसपा में आ गया। हाथी का चिन्ह भी बसपा को मिला। तो बसपा जो है भारत की दलित राजनीति जो है मायावती और काशीराम के इर्द गिर्द घूमने लगी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। 1991 में आश्चर्यजनक रूप से मुलायम सिंह यादव और काशीराम की पार्टी बसपा ने एक जबरदस्त प्रदर्शन करके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद कई बार मायावती जी भाजपा की मदद से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 2007 में तो चमत्कार हुआ, वो अपने दम पर बसपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता में लेकर आई और अकेले दम पर बिना किसी सहारे के वो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2012 में जब उनकी पार्टी का टर्म खत्म हुआ, यानी 2007 से 12 तक उनकी सत्ता रही उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पार्टी ऊंचाइयों से नीचे की तरफ ढलान पर है। उसके कई कारण हैं, मैं उस कारण में नहीं जाना चाहूँगा, साफ सब लोग जानते हैं। कई तरीके के आरोप भी लगे हैं भाजपा से मिली भगत के या भाजपा के लिए काम करने के या भाजपा को जिताने के लिए, ऐसे आरोप लगते रहे। लेकिन मैं उन आरोपों की तायद नहीं करता। मैं उनसे कितने वो सही हैं कितने गलत हैं ये अलग मुद्दा, इस पर कभी अलग से बात की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2012 के बाद और जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 के बाद, मायावती अपने बंगले में कैद होकर रह गई है। ना तो वो कहीं सुख में दुख में, कहीं दलितों के, पिछड़ों के या किसी भी वर्ग के साथ जुल्म होता हो, वो वहाँ कभी मिलने नहीं जाती। चाहे उनके प्रदेश में ही ऐसे जुल्म होते हों दलितों पिछड़ों के साथ, वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। बट ट्विटर पर वो अपना ट्विटर की राजनीति करती हैं। जमीनी राजनीति से उनका वास्ता अब लगभग नहीं रहा है। उनके समर्थकों को ये भी तकलीफ है कि उनसे मिलना, यानी मायावती से मिलना, 7 तालों में बंद जैसे व्यक्ति से मिलना है। उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। यानी वो अपने कार्यकर्ताओं से, आम कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से, अपने समर्थकों के बीच में नहीं रहती, ना जाती हैं, ना उन्हें समय देती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। वह फिर हम आएंगे कि भाई उनकी उम्र भी वो 68 ईयर्स 68 साल की हो चुकी हैं और एक तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी है, उसको वारिस बनाया है। अब आकाश आनंद उस जो विरासत मिली है उन्हें, क्या वो काशीराम और मायावती की तरह बसपा को बुलंदियों पर पुनः ले जा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर ही लौट कर आ रहा हूँ कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं और पूर्वी राजस्थान जैसे अलवर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में जितनी मजबूती से चंद्रशेखर की पार्टी, आज़ाद पार्टी, हनुमान उनके साथ लड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो बसपा को वोटें मिलती थी या सीटें मिलती थी, विधायक जीतते थे उनके, कभी 2, कभी 4, कभी 6,
कभी 8, इस तरीके से इस रेंज में। और पिछली बार भी 6 विधायक जो है राजस्थान से जीते थे। तो मुझे लगता है कि शायद उसमें चंद्रशेखर की वजह से कुछ कमी आ सकती है, इसीलिए बसपाई कैडर बौखलाया हुआ है और चंद्रशेखर पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। एक तरफ तो उसको भाव नहीं देते कि आकाश आनंद कहता है कि ये कौन है चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरफ अंदर खाने बसपा और मायावती चंद्रशेखर से घबराई हुई हैं। जिस मजबूती के साथ वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ मिलकर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं, वहाँ पर मजबूती दिख रही है और ऐसा लगता है कि दलित उनके पीछे लग गए हैं। और लगे भी क्यों नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे और जगह हो, जहाँ भी गरीबों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ जुल्म होता है, वो अपने लाव लश्कर के साथ, भीम आर्मी के कैडर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। यही नहीं, वो दलितों के सम्मान के लिए कई बार लड़ते हुए जेल भी जा चुके हैं, उन पर अनेक मुकदमे भी दर्ज। तो एक तरफ इतना संघर्षशील युवा नेता है और एक तरफ उम्र के ढलान पर मायावती जी हैं। तो देखना ये है कि क्या सचमुच में चंद्रशेखर आज़ाद दलित राजनीति के अगुवा बनने वाले हैं। क्या वो बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती को राजनीति के रण में पिछाड़ने में कामयाब होंगे या हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मैं आज की तारीख में मैं स्वीकार करता हूं कि आज की तारीख में चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमेशा के लिए नहीं रहता और जो संघर्षशीलता जो मायावती और काशीराम जी के ज़माने में होती थी, अब वो संघर्ष बसपा में नहीं दिखाई देता। मायावती मैदान में नहीं उतरती, मैदान की राजनीति नहीं करती, लोगों के बीच में नहीं जाती, लोगों से उनका मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। कि दलितों के साथ जब अत्याचार होता है तो वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, बस ट्विटर की राजनीति वो करती हैं। जबकि आज की तारीख में जो नेता जमीनी राजनीति करता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों के दुख सुख में शामिल होता है और उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है, उसी को लोग पसंद करने लगे। अब जो भी होगा वो तो सबके सामने आ जाएगा। लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और 5 राज्यों के ये चुनाव हुए हैं। तो लेकिन हम जो फिलहाल पैमाना रख रहे हैं, यदि चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान में अपना खाता खोल पाए और बसपा पिछले चुनावों जैसा प्रदर्शन वो राजस्थान में ना कर पाई, 6 सीटें ले नहीं पाई या उससे ज़्यादा नहीं ले पाई, और उसकी जगह चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ विधायक जीत कर आ गए, तो दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती की राजनीति के लिए भविष्य में खतरा हो सकते हैं। और खतरा ही नहीं हो सकते, बल्कि कई मीडिया रिपोर्टों में कई लोग, कुछ पत्रकार ऐसा मानने लगे हैं कि भविष्य में चंद्रशेखर दलित राजनीति के अगुवा बन सकते हैं और जैसे जैसे उनका उभार होगा वैसे वैसे ही बसपा या मायावती जी का पतन होगा। उनकी कद में उसका कद कम होता जाएगा और चंद्रशेखर आज़ाद का कद बढ़ता जाएगा। वो युवा है, हिम्मत वाला है और जिस तरीके से वो राजस्थान में हेलीकॉप्टर से जाकर
चुनाव प्रचार कर रहा है तो लोगों को और दलित समाज को ऐसा विश्वास हो चला है कि हमारा ये उभरता हुआ नेता, नौजवान नेता किसी से कम नहीं है और जो जितना ये संघर्षशील है, हमारे सुख दुख में तुरंत पहुंचता है और संघर्ष करता है और जहां भी जुल्म होता है वहां दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है, कोर्ट कचहरी करता है, हर तरीके से हर संभव मदद करता है और सैकड़ों की तादाद में भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिसके साथ भी अन्याय हुआ होता है। तो ये तो मेरे कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आने वाला कल किसका होगा मैं ये मानकर चल रहा हूँ या कई लोग मान रहे हैं कि यदि आज समाज पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में अच्छा रहा, यदि वो कुछ एमएलए जिताकर ले आए तो दोस्तों ये निश्चित रूप से मायावती की राजनीति के लिए खतरा होगा और चंद्रशेखर का उभार होता चला जाएगा और माना जा रहा है कि उस स्थिति में बसपा और मायावती का पतन धीरे धीरे और बढ़ सकता है। लेकिन क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा संभव भी है कि चंद्रशेखर भारत की दलित राजनीति के अगले मसीहा बने, अगुवा बने और देश के बड़े नेता बने। असंभव तो कुछ भी नहीं है। वो जो युवा संघर्षशील नेता जो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत रंग भी ला सकती है। कल क्या होगा, राजस्थान के नतीजे क्या निकलेंगे, उसके नतीजे निकलने के बाद हम फिर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, कोई एपिसोड करेंगे। आज की बात में इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।